हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये वर्ष 2026 का घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है, जिसका विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसे हम भारतीय संविधान भी कहते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस प्रारंभिक परीक्षाओं में जो गत वर्षों में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उनके प्रश्न पत्रों का हल दिया है और साथ ही इसमें व्याख्याएं दी हैं। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से भावी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। और मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सफलता के लिए घटना चक्र ने विशेष योगदान दिया था, विशेष रूप से व्याख्याओं में। और व्याख्याओं से आपको मेंस के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। आइए, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान में आज टॉपिक हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। नोट्स, ये पीवाईक्यू से पहले घटना चक्र पुस्तक में नोट्स दिए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से गागर में सागर हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक अनुच्छेद इसका इम्पोर्टेंट है, तो मूल अधिकार टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और प्रत्येक परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अच्छा, मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। यदि राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप राज्य के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत, यानी 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आप सीधे सीधे अपने मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए जा सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार सामान्यतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। तो मौलिक अधिकारों को क्या माना गया है? प्राकृतिक या नैसर्गिक। अच्छा, हालांकि ये सरकार द्वारा लगाए जा सकने वाले युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। तो जैसे आपातकाल में युक्तियुक्त प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं, ये उस बात को कह रहा है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 358 युद्ध या बाह्य आक्रमण से आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के स्वतः निलंबन का, तथा अनुच्छेद 19 में आपको अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 359 आपात की स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से किसी या सभी मूल अधिकारों, ठीक है, 359 जो अनुच्छेद है, यदि उसके अंतर्गत आपात की स्थिति में राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कौन कौन से अधिकार शेष रहेंगे उस स्थिति में भी? अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है। तो इन्हें छोड़कर बाकी सब मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाएंगे। अच्छा, मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य या वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। न्याय योग्य का मतलब ये है कि
मौलिक अधिकारों का यदि आपके हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था ऊपर, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये न्याय योग्य या वाद योग्य एक ही बात है के रूप में संविधान में रखा गया है इनको। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सब समान है, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों के तहत। ठीक है, इसका मतलब ये है। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो अग्रलिखित हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। लोक नियोजन, जो आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें अवसर की समानता सबको दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 के तहत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। तो ये अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। और उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का या ए में प्रावधानित वाक या एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। इम्पोर्टेंट, इसमें तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकारों में से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज का या ए में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। ठीक है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अलग से संविधान में नहीं दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का के अंतर्गत या ए के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार सूचना का अधिकार जो है आपका, वो भी अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का या ए के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसी में सन्निहित है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज गा में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अच्छा, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, वही अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज घ के अंतर्गत आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। इसका मतलब ये है। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज डा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता आपको दी जा रही है। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज 6 के तहत कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद
44 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज 6 का लोप कर दिया गया है और अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज का से लेकर 19 सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 से लेकर और अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 6 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन या रोक आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उसमें जो रोक लगाने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 से लेकर अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 6 तक या 6 तक में दिए गए हैं। इस आधार पे आपकी वाक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है या निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण या जीवन का अधिकार, ठीक है, से एवं अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मूल अधिकार संपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट में से वेरी इम्पोर्टेंट निकाल के दूं। तो जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है पैनी नज़र से आप देखिएगा इनको। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। तो देखिए, ये मैं तो ऐसे याद किया था 24 और 14 में भी 4 है नीचे और 24 में भी 4 है नीचे। तो 14 वर्ष से कम की आयु के जो बालक हैं उन्हें कारखानों में खनन इत्यादि के परिसंकट में, यानी कि खतरनाक कार्य जो होते हैं, चाहे वो कारखानों में हो चाहे वो खनन में हो, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी मानव का, आप एक मानव को दूसरे मानव को नहीं बेच सकते, ठीक है, दुर्व्यापार किसी भी तरह से, और उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। अच्छा, भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सब SC/ST एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, जो अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया है। वैसे फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को बंद किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता जो शब्दावली है, इसके कारण आप जो हैं विदेश में भ्रमण भी कर सकते हो, और उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 21 में ही ये माना है कि आप अपनी पसंद का जीवन साथी चुनकर उससे शादी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था।
अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी समाहित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सिख आपने देखे होंगे, जो हमारे सिख भाई लोग हैं वे कृपाण धारण करते हैं, तो ये आज़ादी उन्हें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों, नागरिकों के किसी समुदाय या समूह जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उनके हितों के संरक्षण से, और अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब ये कानूनन अधिकार दे दिया गया है। देखिए, मूल अधिकार में से तो हटा दिया गया आपका संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अब ये संपत्ति का जो अधिकार है अब केवल आपका कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। ठीक है, विधिक अधिकार कह लो या कानूनी अधिकार कह लो, एक ही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु या लागू करने हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार की विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी रिटें जारी कर सकते हैं। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, परमादेश किसे कहते हैं? परमादेश रिट। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं अधिकारी, यदि वे अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में परमादेश रिट जारी की जाती है। अच्छा, प्रतिषेध रिट। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने के से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती हैं। ठीक है, जैसे कोई लोअर कोर्ट है और उसे अधिकार नहीं है किसी मुकदमे को सुनने का, ठीक है, तो ऐसे में जो ऊपरी अदालतें हैं उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट या प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा, ये रिट है अगली, अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद धारण का प्राधिकार अधिकार बताने को कहता है तथा इसे समुचित न पाए जाने पर उसे पद से हटा सकता है। तो ये अधिकार परीक्षा रिट हो गई आपकी। उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट में क्या है? जब कोई निचली अदालत या न्यायिक अर्धन्यायिक प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई निर्णय देता है, ठीक है जी, कोई निचली अदालत या न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय देता है तो ऊपरी अदालत, ठीक है जी, या न्यायालय पर्यवेक्षण अधिकारिता के तहत उत्प्रेषण रिट के द्वारा मामले के अभिलेख को मंगाकर उसके आदेश और निर्णय की वैधता की जांच कर उसे निरस्त कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करता है। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों का परिवर्तन ऐसे आपातकाल के दौरान आपात संबंधी होने के आशय के आदेश उल्लेख के साथ बनाई गई विधियों एवं तत्संबंधी कार्यपालिका कार्रवाइयों के संदर्भ में स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है, आपकी वाक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जारी करते हैं तो अनुच्छेद 19 में जो वाक स्वतंत्रता है वो स्वतः निलंबित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को अनुच्छेद 359 या 359 के तहत प्राप्त है। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं केवल यही बचे रहेंगे, बाकी आपके सभी अनुच्छेदों के में दिए गए मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे और आप इनके लिए उस दशा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इन्हें बचाने के लिए। ठीक है, तो केवल कौन कौन से बचेंगे राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये वही बात है कि आपात स्थिति में जो अनुच्छेद 20 और 21 में मूल अधिकार दिए गए हैं ये बने रहेंगे आपके। ठीक है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। ठीक है, वैसे तो विधि के द्वारा विधि के आदेश के इतर या अतिरिक्त किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। ये मूल अधिकार का वीडियो था और इसको कृपया ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।